सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एमपीज इलेक्ट होते हैं, जैसे कोई एमपीज की सीट के लिए लड़ रहा है कैंडिडेट, ठीक है, अगर वो जेल में है बट वो जीत जाता है तो उसके बाद उसके बारे में लॉ क्या कहता है। क्या उसको दूसरे एमपीज की तरह उनको अधिकार दिए जाते हैं पार्लियामेंट की बैठक में भाग लेने के लिए, या शपथ ग्रहण करने के लिए, या कोई और प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, या अपनी वोट कास्ट करने के लिए, क्या उनको ये अधिकार प्राप्त होते हैं? इसके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि खडूर साहब से, पंजाब के खडूर साहब से अमृतपाल सिंह जीते हैं एमपी की चोन, और इंजीनियर रशीद जो जम्मू एंड कश्मीर से है ये भी जीते हैं बारामूला से, जम्मू कश्मीर से। तो इनको क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट मिला है, लोगों ने इनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजा है। क्या इनको वो अधिकार दिए जाएंगे जो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अधिकार मिलते हैं? इस सब के बारे में ही हमारी ये वीडियो है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा, फिर कौन कौन से चार्जेस पे इन दोनों को हम जेल में डाला गया, और क्या इनकी ओथ सेरेमनी कैसे होगी इनकी, और एज ए ड्यूटी अगर ये कहें कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहते हैं, हम एज ए लॉ मेकर काम करना चाहते हैं, तो इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या इनकी नॉर्मली ड्यूटी होगी या इनको फ्री कर दिया जाएगा, ये सब हम इसमें देखेंगे। पहले तो हम देख रहे हैं कि जो वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल थे उन्होंने खडूर साहब से जीत दर्ज की है, और इंजीनियर रशीद है जो इन्होंने जम्मू कश्मीर से जीत दर्ज की है। अब बात यहाँ पे क्या कि इन पे चार्जेस लगे हुए हैं, और वो जो चार्जेस इन पे लगे हुए हैं उन चार्जेस के बेसिस पे इनको जेल में डाला हुआ है, ठीक है, जेल में डाला। और जो चार्जेस लगे हुए हैं उन चार्जेस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोब कर रही है अभी तक उन चार्जेस को, ठीक है। तो अमृतपाल सिंह हैं वो डिब्रूगढ़ जेल में है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में, और इनको किस एक्ट के तहत इनको उठाया गया था? इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2023 में, मार्च 2023 में उठाया गया था। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है कि ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप इंडिविजुअल्स को 12 मंथ तक बिना कोई चार्ज लगाए उनको डिटेन करके रख सकते हो, उनको जेल में रख सकते हो 12 मंथ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो एनएसए है इसके तहत उठाया गया, और ये जेल में, और वहीं से इन्होंने इलेक्शन लड़ा खडूर साहब से, तरन तारण में है खडूर साहब की एमपी की सीट से, वहीं से ये जीत गए। और जो रशीद है, रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में, इनको कैसे उठाया गया था, इनको कैसे जेल में रखा गया है? इनको अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1963 में आया था, ठीक है। तो इन पे कौन से दोष हैं? इन पे दोष है कि ये टेरर को फंडिंग करते हैं, ये टेरर को पैसा बेचते हैं, टेररिस्ट को, ठीक है। और ये एक फॉर्मर एमएलए हैं। अब ये कौन सी पार्टी की टिकट पे जीते हैं? देखो, अमृतपाल सिंह है वो तो इंडिपेंडेंट जीते हैं, और ये रशीद है ये अवामी इत्तेहाद पार्टी की टिकट पर एमपी जीते हैं बारामूला से, ठीक है। अब जो एनएसए था, एनएसए आया था 1980 में, ठीक है, और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1963 में आया था। एक्चुअली बात क्या है, 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था। पहले ये क्या होता था, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको रोका जाता था कि ये कोई आने वाले टाइम में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना करें, जहाँ वो कर रही हूँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो उन पे चार्जेस लगाए जाते थे, ठीक है। और 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट में क्या किया, इसमें अमेंडमेंट किया कि ये सिर्फ एसोसिएशंस पे ही नहीं लगेगा, यूएपीए ये सिर्फ एसोसिएशन पे नहीं लगेगा, ये इंडिविजुअल्स पे भी लगेगा। तो उसमें अमेंडमेंट करके अब ये कोई अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा हो जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को, हमारे देश की इंटीग्रिटी को, या हमारे देश के रिलेशंस को दूसरे देशों के साथ खतरा हो, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इंडिविजुअल एज वेल एज एसोसिएशन को जेल में डाला जा सकता है, जहाँ एसोसिएशन को बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात की इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, इन पे कौन कौन से चार्जेस लगे उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि इनकी ओथ टेकिंग कैसे होगी। देखो, आपको पता है कि दोनों ने विक्ट्री हासिल की, लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, ठीक है, बट ये तो जेल में है, इनको अथॉरिटी दी गई है कि आप हमारे एमपी हो, आप हमें रिप्रेजेंट करो, बट ये तो जेल में है। तो पहला इनका एज ए पार्लियामेंट्रियंस इनका पहला काम क्या होगा कि ये शपथ ग्रहण करने के लिए जाएं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई जेल में पर्सन है उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जाके ओथ दिलवाओ, बट टाइम टू टाइम ऐसी इंस्टेंसेस पहले भी हुई हैं। पहले भी कई लोग जो जेल में थे उन्होंने एमपी या एमएलए के इलेक्शन जीते हैं,
ठीक है। ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऐसे जो केसेस हुए थे उसमें से क्या हुआ था, जो हमारे कोर्ट थे उन्होंने इजाज़त दे दी थी ऐसे पर्सन्स को जो जेल में जीते थे कि आप जाके अपना शपथ ग्रहण कर सकते हो, आप शपथ ग्रहण की सेरेमनी को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम पहली बात कर रहे हैं, संजय सिंह है जो मार्च 2024 में ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थी और जो तिहाड़ जेल में थी, तो इनको कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप जाओ अपनी सेकंड टर्म के लिए राज्यसभा एमपी की ओथ ले लो जाके। मार्च 2024 की ही बात है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था, जो जेल के सुप्रीडेंट थे जहाँ पे संजय सिंह, जहाँ तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट थे जहाँ पे संजय सिंह को रखा गया, तो उनको कहा था कि आप संजय सिंह को पार्लियामेंट में लेके जाओ और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और वहाँ पे इसकी शपथ ग्रहण करवा के इसको दोबारा जेल में ले आओ, ठीक है। फिर एक और केस की बात करते हैं, अखिल गोई जी असम से। अखिल गोई 2021 में एमएलए की सीट पे लड़े थे, ये जेल में थे। जब ये जीत गए शिवसागर सीट से जब ये जीत गए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट ने इनको अलाउ किया कि आप एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, आपको पैरोल दी जाती है, आपको रिलीफ दिया जाता है कि आप जाके अपनी शपथ ग्रहण करके आओ। फिर अगर हम मोस्ट फेमस केस इलेक्शन की बात करेंगे जेल में, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस बहुत फेमस पर्सन है। ये 1977 जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम, ये भी अब बिहार की मुजफ्फरगढ़ सीट से ये जीत गई थी 1977 में। बट ये क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी इनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो इनको क्या किया गया था, जब इनको ओथ ग्रहण करनी थी, शपथ ग्रहण करनी, तो इनको रिलीज कर दिया गया था ओथ सेरेमनी से पहले, ताकि ये जाके अपनी ओथ अटेंड कर सकें, ठीक है। बट अब ड्यूटीज क्या होगी इनकी, जो पर्सन होंगे, जैसे जो लॉ मेकर बने, जो जेल में हमारे लॉ मेकर बने हैं, जहाँ वहाँ से जो जीते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी। अब ये जो इनको ओथ लेने के लिए अलाउ किया जाएगा, इनको ये कोई बेल नहीं दी जाए। आप ये नहीं कह सकते कि इनको अलाउ किया गया, वो एक दिन के लिए उनको पैरोल दी गई है, ना कि बेल दी गई है। आप ये नहीं कंसीडर कर सकते को इनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इनको पैरोल पे भेजा जाएगा एक दिन की, जाके आप ओथ ले आओ। फिर जो जेल लॉ मेकर होंगे या जो पर्सन होंगे, जिस स्पीकर को, जो लोकसभा के हमारे आने वाले टाइम में स्पीकर होंगे या इंटरिम स्पीकर जो भी होंगे, ठीक है, उनको एक लेटर लिखेंगे, उनमें कहेंगे कि हम आपकी रेगुलर प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो जेल में हैं, हम आपकी रेगुलर प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जरूरी हो जाता है, स्पीकर की परमिशन लेना जरूरी हो सक जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 101, जहाँ उसका 4 क्लॉज है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई एमपी 60 डेज से ज़्यादा बिना स्पीकर की परमिशन से पार्लियामेंट से एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस आर्टिकल की पालना करते हुए ये अपने स्पीकर को ये पर्सन बोलेंगे कि हम आपकी रेगुलर प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी छुट्टी दी जाए या हमें कोई छूट दी जाएगा इन प्रोसीडिंग्स से, ठीक है। फिर आगे क्या होगा और क्या ड्यूटी होगी। अब जब भी कभी इन्होंने पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करना है, जब पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंटियंस होते हैं, एमपीज होते हैं, वो वोट भी डालते हैं, जब भी वो वोट वगैरह डालनी है, तो इनको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके ये परमिशन लेके आएंगे कि हम लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें कोई पर्टिकुलर पार्लियामेंट का सेशन कोई अटेंड करना है या अपनी वोट डालनी है किसी बिल को लेकर, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो इनको इजाज़त देता है या नहीं देता है। फिर एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब ये स्पीकर के पास जाएंगे कि ये कहेंगे कि हम आपकी प्रोसीडिंग्स रेगुलर अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो जो स्पीकर क्या होगा, स्पीकर जो इससे बनी एक कमेटी होती है, जो एब्सेंस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एब्सेंस से रिलेटेड बनी एक कमेटी होती है, उनको रिपोर्ट भेज देता स्पीकर, और वो कमेटी डिसाइड करती है कि उनकी ये जो रिक्वेस्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बट अब यहाँ तक पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमने अपने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो जीते हैं, जेल से जीते हैं, इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। जब तक ये चार्जेस पूरी तरह से ट्रू साबित नहीं हो जाते, जहाँ इन पे दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। और अगर इन पे आने वाले टाइम में इन पे कोई दोष साबित हो जाता है, ठीक है, दोष साबित होने के बाद इनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इनकी सीट है वहाँ से वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, वो वहाँ से उनकी सीट वो वहाँ से रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया
कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हमारे, जो जेल से जीतते हैं, उनके बारे में हमारा लॉ क्या कहता है, या प्रीवियस जो इंस्टेंसेस ऐसी हुई हैं उनके बारे में लॉ ने क्या किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।